साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। साथियों, ये संस्थान सदैव आपके लिए प्रतिबद्ध रहता है, आपको अध्यापक बनाए, और उसी राह के लिए ये दूसरा चरण है। जी हां, एलटी ग्रेड 2025 की परीक्षाएं हो चुकी हैं और आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एलटी ग्रेड मेंस हिंदी की जो डेट है वो आ चुकी है। आयोग जानता है कि आपको पहले से तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए। रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन मेंस की परीक्षा तिथियां आ चुकी हैं। टीचर्स एकेडमी के द्वारा बताया गया जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ को यदि आप छू रहे हैं या पार कर रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 9628959237 पर व्हाट्सएप कर देना चाहिए। साथियों, यहां पर आपको 5 प्रोफेसर्स की टीम के द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर और आपकी कॉपी को चेक करके फीडबैक भी दिया जाएगा। व्यवस्थाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। आपको हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद उस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्टिव सवाल बन सकते हैं वो सवाल आपको दिए जाएंगे, वो सवाल करवाए जाएंगे, डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा, लेखन शैली और लेखन की गति दोनों का विकास करवाया जाएगा। और यह भी साथ में बताया जाएगा कि आप और लोगों से डिफरेंट कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सबके पास एक जैसा ही कंटेंट है, एक जैसी किताबें हैं, शब्दावलियां भी एक रहेंगी तो एवरेज मार्किंग हो जाएगी। तो अपनी बात को आप अलग से कैसे रख के लिखें यह भी आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य है उन साथियों के लिए है जो साथी ये चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन तैयारी या ऑफलाइन तैयारी नहीं कर सकता, मैं फीस नहीं जमा कर सकता, मुझे कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूं। तो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बाद में उनको लगता है कि नहीं मुझे अब तैयारी करनी है, मैं जुड़ के करूं। तो कुल मिलाकर आपको तैयारी कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, यह है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के साथ साथ किताबें बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, पूरी बात आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा और लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मामला है कि किसी भी चीज पर विजय प्राप्त करने के लिए उसके विषय में जानना जरूरी होता है। यदि आप एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसका पाठ्यक्रम आपको मालूम होना चाहिए। पाठ्यक्रम मालूम ही नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पाठ्यक्रम याद नहीं है तो आप मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को याद करिए। कैसे याद करेंगे? क्योंकि अपने पाठ्यक्रम को आप कम से कम 3 बार लिखिए। कितनी बार लिखिए? पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार लिख लीजिए। कहां लिखना है? तो आपको यूपी पीएससी की कॉपी ले लेना है। यूपी पीएससी की कॉपी कैसे होती है? तो यूपी पीएससी की जो कॉपी होती है उसमें ऐसे दोनों तरफ पेज के हाशिया होता है, ऊपर भी हाशिया होता है और नीचे भी हाशिया होता है, और इसी के बीच में जितनी जगह दी गई है उसी में आपको अपने जवाब लिखने होते हैं। तो आप यूपीपीएससी की कॉपी खरीदिए। उस कॉपी के सबसे पहले पेज से आप सिलेबस को लिखना शुरू कर दीजिए। अब सिलेबस को आपने लिख लिया, दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम यह करना है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको खोज लेनी है। कहां से खोजनी है, क्या चीजें खोजनी है वह भी बता देता हूं। तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, आपने अगर पीजी किया है और नहीं भी किया है पीजी, तब भी ग्रेजुएशन और पीजी के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, क्या है? पुराने प्रश्न पत्र हैं, वो प्रश्न पत्र। और दूसरा जो आपको लेना है जीआईसी पीजीटी, जीआईसी पीजीटी मेंस का पेपर जो है, एक पेपर हुआ है, वो आपको पेपर लेना है। यानी 2 चीजें आपको ले लेनी है, पुराने प्रश्न पत्र बीए और पीजी के, दूसरा जीआईसी पीजीटी का मेंस पेपर हिंदी का आपको ले लेना है। पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद, क्योंकि जीआईसी पीजीटी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है और
बीए और एमए के सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एलटी के सिलेबस में नहीं है। तो जो चैप्टर्स आपके यहां पाठ्यक्रम से मेल खाते हैं, उन चैप्टर्स से संबंधित जो भी सवाल अब तक परीक्षाओं में आए हैं, बीए पीजी की परीक्षा में या जीआईसी मेंस की परीक्षा में, उन सवालों को आप गोला कर लीजिए या उन सवालों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपने काम शुरुआत कर दिया अपने तैयारी का। अब ये जो सवाल यहां पर आए हैं, उन सवालों को पढ़िए और उन सवालों को पढ़ने के बाद जिन सवालों का जवाब आप न दे पाए, उन सवालों पे आप गोला लगा दीजिए। ठीक है, आपको पहले चरण में क्या करना है कि आपको इन पेपर्स को उठाना है और इन पेपर्स में लिखे गए सवाल का जवाब आपको खोजना है। बेहतर यह होगा कि अगर आपके पास इग्नू का पेपर मिल जाए, किसका? इग्नू का बीए का पेपर मिल जाए, एमए का तो नहीं, एमए का तो अलग हो जाता है पीजी का। इग्नू बीए हिंदी का अगर आपको पेपर मिल जाए तो उस पेपर में जो भी सवाल आए हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो भी सवाल आए हैं, उन सवालों को आप क्या करिए, केवल पढ़िए और पढ़ने के बाद वो सवाल जो आपको कठिन लगे या जिनका उत्तर आप स्पष्टता से न दे सकें, उसमें आप केवल गोला बनाइए और बढ़ जाइए। इस प्रकार से पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू एलटी सिलेबस को मैच करते हुए पढ़ डालिए और फिर अंत में आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स पे आप नहीं जवाब अच्छे से जान पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चरण शुरू होता है। सेकंड चरण में आपको क्या करना है कि जो सवाल आपको आ रहे हैं, जिन सवालों के जवाब आपको आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको लिखना है। एक और अच्छा आइडिया है कि आप चाहें तो टीचर्स एकेडमी के द्वारा एलटी ग्रेड मेंस का पहला मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया गया है, वो निःशुल्क है। इसी वीडियो के कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उसी पर आप जाएंगे तो आपको पहला निःशुल्क मॉडल पेपर मिल जाएगा, जो कि यूपीपीएससी की कॉपी आयोग के पैटर्न का पहला मॉडल पेपर है, जो कि लगभग 57 पेज में है। उसको आप प्रिंट आउट करिए। उसको प्रिंट आउट करने के बाद उसके जवाब को आप कैसे लिखेंगे? नकल करके लिखेंगे। ध्यान से समझना है, मैं ये बात बता रहा हूं कि आप शुरुआत कैसे करें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर शुरुआत कैसे करें। देखिए, ज्यादातर 99% टीचर्स आपको ये बात नहीं बताएंगे कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि उनको डर होता है कि फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा या हमारे यहां एडमिशन नहीं लेगा ये। मुझे बिल्कुल डर नहीं इस बात का, आप कहीं भी पढ़ें, आपका चयन होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि 99% को छोड़ो, 1% से जुड़ो। टीचर्स एकेडमी आपको ये पहले बता देता कि आपको पढ़ना कैसे है। अगर आप मेरी सहायता चाहेंगे तो बैच ज्वाइन करेंगे, नहीं आप खुद से पढ़ सकते हैं। 99% को छोड़ें, यानी अब आपको करना क्या है कि जो आपको एक मॉडल पेपर टीचर्स एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है, वो सभी चैप्टर्स को मिलाकर एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है कि किस तरह से आपका पेपर बनेगा एलटी ग्रेड मेंस का। क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि पेपर आज तक हुआ नहीं है, पेपर कैसा आएगा, इसलिए पहला मॉडल पेपर हमने पहले ही जारी कर दिया है। उस मॉडल पेपर को आप क्या करेंगे? नकल करके सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, नकल करके उस पेपर को सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है नकल करते समय, वो क्या है? वो चीज ये है कि आपको वो पूरा पेपर 3 घंटे में ही सॉल्व करना है। यानी आपको अलार्म लगा लेना है और 3 घंटे में उस पूरे पेपर को नकल करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब उस पेपर को आपने सॉल्व कर लिया, नकल करके सॉल्व किया। अब क्या करेंगे? उस पेपर का स्वयं मूल्यांकन करेंगे कि आपकी लेखन गति कितनी अच्छी है, यानी आप लिख भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आप पूरा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और जो आप लिख रहे हैं उसकी वर्तनी शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, क्या आप उतने तय समय सीमा में उतने शब्द लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। इन सब की जांच प्रथम दृष्टया हो जाएगी। यानी जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, और जब आप पेपर को नकल करके सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी लेखन गति, शैली
और मात्रात्मक त्रुटियां हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको मालूम चल गई। अब जब आपको ये सब मालूम चल गया तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि कोचिंग करनी है कि सेल्फ स्टडी करनी है। मेंस की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी हो सकती है, लेकिन आपके पास एक सीनियर्स का ग्रुप होना चाहिए, या तो कभी मेंस की परीक्षा दिए हो या मेंस की कॉपी लिखे हो या मेंस की कॉपी चेक किए हो, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन का एक ग्रुप बनाना चाहिए। वो ग्रुप क्या करे, एक दूसरे की कॉपी चेक करे और फिर बताए कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है और किस चैप्टर से किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो ये ग्रुप कर ले तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो टीचर्स एकेडमी 5 प्रोफेसर्स की टीम के साथ पेपर सेट करेगी और आपके पेपर्स कॉपी को चेक करके आपको फीडबैक देगी। ये आपको यहां पर मिल सकता है। अब हम सबसे अंतिम चरण में आते हैं कि अपने सिलेबस को पूरा पढ़ना है। साथियों, अब हम पाठ्यक्रम की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से पाठ्यक्रम का विभाजन यहां पर किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अब ये जो चीजें हैं, इतना चीज आपको पहले चरण में पढ़नी है। अब इस चरण में किस किस तरह के सवाल बनेंगे, इस तरह के सवालों को आपको सोचना है और सवालों को यहां पर बनाकर लिखना है, और उन सवालों को लिखने के बाद उनका उत्तर भी आपको लिखना है। ठीक है, और अपना एक नोट्स तैयार करना है। ठीक है, आप अपना नोट्स स्वयं तैयार करें। अगर किसी का भी नोट्स गाइड मिल जाए उसको ले लीजिए, उसको सहायक सामग्री के रूप में लिखिए, लेकिन हूबहू नोट्स और गाइड का प्रयोग आप करते हैं तो मेंस की कॉपी में एवरेज मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसी कंटेंट को नकल करके लिखे रहेंगे। ऐसे में आपका चयन निश्चित नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका चयन हो, एवरेज मार्किंग से आप बने, तो आपको खुद की भाषा में खुद का नोट्स तैयार करना चाहिए। यदि अभी भी आप कामचोरी करें और ये सोचें किसी का नोट्स मिल जाए और मुझे न लिखना पड़े, तो आपका चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलटी पूरा खेला मेंस लिखने का है। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे कि आदि सभी जो चैप्टर्स हैं हमारे पास, सभी चैप्टर से हम हर एक पॉइंट से कम 10 सवाल बनाएंगे। 10 सवाल आदिकाल पे, 10 भक्ति पर, संत काव्य पर, सूफी काव्य पे, राम काव्य पे, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स का हम क्या करेंगे, हर पॉइंट्स का क्या करेंगे हम साथियों, सवाल बनाएंगे और उन सवालों के जवाब हम कहां लिखेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब देखिए हम यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिए क्या सवाल बन सकता है, जैसे आदिकाल पे बात करें तो आदिकाल पर इसकी प्रवृत्तियां, आदिकाल की विशेषता, नामकरण, काल विभाजन। तो ये जो 4 सवाल हैं, अभी से मैं आपको बता देता हूं कि 4 सवाल में से विशेषता में हम ये लिख सकते हैं कि वो जो वहां की जो सांस्कृतिक या ऐतिहासिक सीमा या दौर क्या था। तो यहां से एक सवाल 100% है बनेगा, चाहे वो काल विभाजन पर बन जाए या फिर नामकरण पे बन जाए, ये 100% यहां से सवाल बनना तय है। तो इस तरीके से सभी कालों से आप क्या करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, अब वो उत्तर लिखने कहां से हैं और कैसे लिखने हैं, तो आपको किसी भी सवाल का जवाब जो है वह सबसे पहले उसकी भूमिका लिखनी है। भूमिका के बाद आपको क्या लिखना है, कुछ अगर उसका आलोचनात्मक कथन मिल जाता है या उसकी काव्य पंक्ति मिल जाती है तो वहां से अपनी बात को शुरू करेंगे, और फिर पूरा जो उसका उत्तर है, यानी जो मेन कंटेंट जो है उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी भूमिका लिखेंगे, भूमिका के बाद कुछ कथन या काव्य की पंक्तियां लिखेंगे, फिर अपना कंटेंट डालेंगे और सबसे अंत में आप क्या करेंगे, उसका कंक्लूजन कर देंगे। तो ये इसके चरण होने चाहिए। इसके अलावा सवाल को शुरुआत में ही हम 3 से 4 भाग में तोड़ लेंगे। यानी अगर सवाल पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास
लेखन लेखन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियों पर चर्चा करिए। क्या सवाल बन जाए? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रविधियों पर चर्चा करिए। यानी आप इसको कई भाग में तोड़ेंगे। यहां तोड़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उसकी लेखन की प्रविधियां क्या है, और अंत में उसकी विशेषताएं या जो भी रहेगा। तो 3 भाग आपका ये हो गया, जिसका जवाब लगभग बीचों बीच दिया जाएगा। भूमिका ऊपर रहेगी, निष्कर्ष आपका अंत में रहेगा, और उस सवाल के जवाब को अच्छे से वेरीफाई करने के लिए, पुष्ट करने के लिए कथन कुछ आलोचनात्मक और काव्य की पंक्तियां हम बीच में रखेंगे। यानी लगभग सभी उत्तर जो है वो 5 भाग में तोड़कर लिखे जाएंगे। ठीक है। एक चीज और विशेष तौर पर हमें ध्यान देना है कि मान लीजिए आपकी ये कॉपी है। क्या है ये आपकी कॉपी है, और इस कॉपी में हमने ये देखा कि जो हमारा बीच है, ये मान लीजिए ये हमारी कॉपी हो गई। ठीक है। इस कॉपी में अब आपको जो पैराग्राफ की शुरुआत करनी है वो कहां से करनी है? लगभग बीचों बीच से करनी है। यानी पहली लाइन यहां से, दूसरी लाइन यहां से, तीसरी यहां से, चौथी यहां से। फिर इसमें आपको दूसरा पैराग्राफ भी बीचों बीच से शुरू करना है, एक लाइन छोड़ के। फिर दूसरा पैराग्राफ इस तरह से पूर्ण करना है। फिर तीसरा पैराग्राफ भी आपको यहां से लगभग शुरू करना है, और फिर आपको इस तरीके से पूरी बात करनी है। निष्कर्ष लिखते समय भी आपको पैराग्राफ एकदम बीचों बीच से शुरू करना है, और अंत में आपको अपना पूरा निष्कर्ष लिखना है। तो ध्यान रहे कि आप छोटा सवाल जो 125 शब्द वाला है, 125 शब्द वाले सवाल में कम से कम आप 5 पैराग्राफ तो जरूर बदलें। यानी 5 पैराग्राफ में पूरे सवाल को बांट के जरूर लिखें, और जो 200 शब्दों वाला सवाल है उसमें कम से कम 7 पैराग्राफ में पूरे सवाल का जवाब जरूर दें। एक और विशेष ध्यान रखना है कि 125 शब्दों वाला जो सवाल है, 125 शब्दों वाला जो सवाल है, इसमें आपको कितने शब्दों में जवाब देना है? तो 125 वाले में 115 से लेकर 130 शब्दों में जवाब दे सकते हैं, और 200 शब्दों वाले सवाल में आप 190 से लेके 210 शब्दों में इसका जवाब दे सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इससे ज्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये आपका एवरेज है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो काम आपका बन जाएगा। इसके अलावा कॉपी जब आप लिखते हैं तो किसी भी तरीके से आपको पूरी कॉपी को भरने के चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉपी को भरना नहीं है कि आप ये सोचिए अरे मेरी कॉपी तो भरी नहीं, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अब मेरा चयन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको कॉपी भरने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ठीक है। अब आपको यह ध्यान देना है कि सारे सवाल अटेम्प्ट हो जाएं। अगर आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर देते हैं साथियों, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपका चयन 100% हो जाएगा। यानी आपको सवाल पूरे अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां पर कितने शब्दों में लिखना है, कितने पैराग्राफ चेंज करने हैं, क्या लिमिट होनी चाहिए, ये आपने जान लिया। अब इसमें अगला चरण जो विशेष ध्यान रखना है वो क्या है कि जो सवाल पूछा गया है वही जवाब देना है। अब आप मान लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रविधियां पूछी गई है, और आप चलिए एक एक इतिहास को लिखना शुरू कर दीजिए कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में ये है, बच्चन सिंह के इतिहास में ये है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास में ये है। आप इस तरह से हजारों इतिहास ग्रंथों की चर्चा कर दीजिए, लेकिन आपने कभी भी प्रविधि की चर्चा नहीं की है। जो प्रविधियां हैं उस प्रविधि की चर्चा नहीं की है, तो आपको नंबर यहां पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है वही जवाब देना है, भले ही गलत जवाब देना है। अगर आप ये सोच लीजिए कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास ही इसमें बताते चले जाएं, प्रमुख इतिहास ग्रंथों की चर्चा कर दें, यहां तक कितना कूट और इतना सूक्ष्म विश्लेषण करके जवाब दे दें कि परीक्षा वाला भी सोचे कि यार इतना बुद्धिमान, इतना विद्वान छात्र है, तो इससे भी कुछ होने वाला नहीं है साथियों। आपको जो भी जवाब देना है, जो पूछा गया है वही जवाब देना है।
अगर वो जवाब आप नहीं देते हैं तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, उसको भी आपको समझा देते हैं। बहुत सारे साथी देर से जुड़ रहे हैं तो मैं दोबारा इन बातों को नहीं बताऊंगा, एक बार आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे तो आपको पूरी चीज का आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन सवालों का जवाब हम दे रहे हैं उन सवालों का जवाब देते समय हमें कितनी कलमों का प्रयोग करना चाहिए, क्या कौन सी कलम का प्रयोग करें। तो साथियों यहां पर आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है और स्केच पेन का भी प्रयोग नहीं करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जेल पेन का प्रयोग करते हैं, स्केच पेन का प्रयोग करते हैं तो कॉपी में एक से दूसरे तरफ स्याही जा सकती है, पानी पड़ने पे खराब हो सकती है, फट सकती है और आपकी लेखन की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो यह भी ध्यान रखना है कि जेल पेन और स्केच का प्रयोग आप नहीं करेंगे। कलम कौन सी होनी चाहिए, बॉल पेन होनी चाहिए, बॉल पेन का ही प्रयोग आप करें और दो पेन का प्रयोग करें तो अच्छा हो जाएगा, एक काला का प्रयोग करें और एक नीला का प्रयोग करें। ध्यान और रखना है कि अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको हेडिंग डाल के लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको हेडिंग नहीं डालना है। हेडिंग डालने से बेहतर यह है कि आप क्या कर सकते हैं, वहां पर पॉइंट लिख सकते हैं, यानी नंबरिंग कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लिख सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। हेडिंग डालने से आप बचिए, क्योंकि हेडिंग आप जो बना रहे हैं हो सकता है वो सही हो या ना हो, उससे भी अच्छी हेडिंग हो सकती है। तो हेडिंग बनाने के बाद क्या हो जाता है कि वो मूल्यांकन प्रथम दृष्टया हो जाता है। अब मान लीजिए आपने लिखा हिंदी साहित्य इतिहास की प्रविधियां, तो आपने यहां लिख दिया हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रविधियां निम्नवत है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आप इसे लिखते चले गए। तो क्या करेगा कि परीक्षक पूरे को पढ़ेगा और अच्छे से जवाब देगा। आपने पहली प्रविधि लिख दी, ऐतिहासिक प्रविधि हो गई, आपने लिख दिया वैज्ञानिक प्रविधि हो गई, इस तरह से 3-4 प्रविधियों को हेडिंग में डाल दिया। ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपको वो तुरंत ही आंक लेगा, और तुरंत ही आंक लेगा तो गलत रहेगा तो गलत का नंबर मिल जाएगा, सही होने पे और भी सही हो सकता है, उसकी अपेक्षा बनी रहेगी। इससे अच्छा है कि आप हेडिंग से बचिए और वहां पर इस तरह से नंबरिंग का प्रयोग करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि आपको निष्कर्ष जो है, जो आपको निष्कर्ष है वो नहीं लिखना है, यानी निष्कर्ष जैसी हेडिंग नहीं डालनी है। निष्कर्ष लिखने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे अंतिम पैराग्राफ जो है, सबसे अंतिम पैराग्राफ जो है उसको आप बीचों बीच शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, लगभग 4 लाइन में आप पूरे जवाब को लिख देंगे। एक और चीज है, अगर आप पूरे उत्तर को सही लिख रहे हैं और आपने पैराग्राफ चेंज नहीं किया है तो इसका मतलब भी ये माना जाएगा कि भाई आप जो हैं अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, या आपको उस विषय की जानकारी नहीं है या पूरी जानकारी नहीं है। तो आप लोग जब भी सवालों के जवाब लिखें उसका हेडिंग तो बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस उसको पैराग्राफ में आप जरूर विभाजित करें। हो सके तो कम से कम प्रत्येक सवाल को 4 से 5 पैराग्राफ में आप जरूर विभाजित करें। अगर आप 4 से 5 पैराग्राफ में विभाजित करेंगे तो यह माना जाएगा कि आप अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, हेडिंग वाली बात हो गई। अब बात आती है कि आप अंडरलाइन का प्रयोग करें या ना करें, अंडरलाइन का प्रयोग करें या ना करें। तो जी हां साथियों, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके नीचे आप अंडरलाइन का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर आप अंडरलाइन का प्रयोग करेंगे तो उससे परीक्षा का ध्यान उसके लिए आकर्षित होगा और उस पर आपको अच्छा अंक दिया जाएगा। और सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि आपको जितने भी विराम चिन्ह हैं, जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सब का प्रयोग करना है।
अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं, मेंस की कॉपी लिखने वाले हैं और आपने विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है, तब भी आपको नंबर्स काट लिए जाएंगे। अब मान लीजिए किसी का स्टेटमेंट है तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, अगर किसी बुक का नाम है तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, किसी का नाम है सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। तो इस प्रकार से जो कॉमा है, ये सारे कॉमास और फुल स्टॉप, ये जितने भी हैं सबका प्रयोग आपको लेखन में करना है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी गलती अक्षम्य है, जिसकी गलती अक्षम्य है। कौन सी गलती अक्षम्य है? अगर आप मात्रा की त्रुटि करते हैं, मात्रा की त्रुटि अगर आप करते हैं तो बिल्कुल भी अक्षम्य है। और कुछ शब्दकोश जो हैं, कुछ शब्दकोश जो है उसकी भी त्रुटियां अक्षम्य है। अगर आपने कहीं भी जो है अहल्या को अहिल्या लिख दिया, इसी तरह से गृहिणी, या इस तरह से जो भी शब्दावलियां हैं, या आपने सन्यासी लिख दिया, क्या लिख दिया? सन्यासी, तो ये जो परीक्षक है वो समझेगा कि भाई आपको हिंदी लिखना ही नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो आप न करें तो बेहतर होगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक शैली और शब्दकोश की बात है कि भाई शैली और शब्दकोश हम कौन सा चुने, किस प्रकार की शैली और शब्दकोश का प्रयोग करें। तो जितने भी साथी मेंस का पेपर लिखना चाहते हैं उनको क्या करना है, वो चाहे तो इग्नू का जो नोट्स है, इग्नू का जो नोट्स है अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा निःशुल्क। इग्नू के नोट्स की शब्दावलियां आप देख सकते हैं, या आप सभी को एक पत्र, एक पत्रिका अवश्य लेना चाहिए जिस पत्रिका में लेख छपे हो। क्या? उस पत्रिका में लेख छपे हो। जैसे मैंने कल ही अपने स्टूडेंट्स को बताया था पेड क्लास में, ये जैसे आजकल जो हमारी पत्रिका है सूचना प्रसारण मंत्रालय से छपती है, 22 रुपए की पत्रिका है हर महीने की, और इस महीने का जो विशेषांक है वो कौन सा निकल आया है? पंडित विद्यानिवास मिश्र पर। इस तरह से 2-3 पत्रिकाएं आप हर महीने जरूर खरीद लीजिए, इधर 3-4 महीने में जो भी आ रही हैं। आजकल हो गया और वागार्थ हो गया, या फिर आप ले सकते हैं हंस। तो उसमें जो प्रमुख संपादकीय लिखी जाती है उस संपादकीय को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। संपादकीय मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, 1-2 आपको पढ़ लेना है। इससे आपको लेखन शैली समझ में आएगी कि किस प्रकार से आपको लिखना है। और इसके अलावा हो सके तो हिंदुस्तान समाचार पत्र, कौन सा? हिंदुस्तान समाचार पत्र, या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण भी ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संस्करण, ये आपके यहां का जो संस्करण है वो नहीं, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय संस्करण और दैनिक जागरण, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका जो ट्यूटोरियल है, उसका जो संपादकीय है, उसका संपादकीय आप जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपकी लेखन शैली का विकास होगा, महत्वपूर्ण शब्दावलियां आपको मिलेंगी, किसी बात को कम शब्दों में कैसे रखना है यह भी आपको मालूम चल जाएगा। एक सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात आपके लिए जो है उसको आप एकदम से याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप मेंस की परीक्षा पास ही नहीं कर सकते। पहला तो यह है कि लेखन की गति, लेखन की गति आपकी लगभग 18 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, ठीक है, बिना गलती के साथ। पहली चीज ये अगर आपके पास नहीं है तो आप समझिए मेंस में नहीं पास हो पाएंगे। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरी बात क्या है कि आप किसी भी चीज को कम शब्दों में लिख पाते हैं, कम शब्दों में लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। अगर आपके अंदर ये शैली नहीं है, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई फटाफट, आप लोगों से निवेदन है जितने भी साथी देख रहे हैं वो लाइक कर दें।
अगर आप किसी भी बात को कम शब्दों में लिख नहीं सकते तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी यानी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट पीसीएस या आईएएस के एग्जाम में हिंदी साहित्य लेकर क्वालिफाई करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जानते कौन होते हैं? या तो वो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, या तो वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो वो बीबीए, बीसीए, बीएससी, एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाला स्टूडेंट है ग्रेजुएशन पीजी में, वो हिंदी में ही अच्छा नंबर नहीं ला पाता मेंस में? उसके पीछे का केवल एक कारण है कि उसके अंदर वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। अब आप इतना ज्यादा जान रहे हैं कि उसको कम शब्दों में वहां पर लिख ही नहीं पाते हैं। जैसे पूछ लिया गया कि भाई आदिकाल की विशेषताएं लिखिए। अब आदिकाल की विशेषता अगर आप 10 बिंदु में जानते हैं तो आप तुरंत लिख के चले जाएंगे, लेकिन आदिकाल के विषय में बहुत सारी चीज जानते हैं तो आप 2 ही 3 विशेषता लिखेंगे और पूरी बात नहीं कह पाएंगे, आपका स्पेस कॉपी भर जाएगी। ऐसा ही लगभग 99% स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो ये ज्यादा अच्छा है किसके लिए? जो स्टूडेंट्स हिंदी कम पढ़े हैं, या मेंस लिखने का उनके पास अनुभव कम है, या वो हिंदी कम जानते हैं। ये बात बड़ी विरोधाभास साबित हो सकती है कि जो बच्चे हिंदी कम जानते हैं, डेप्थ में कम जानते हैं, अगर वो तैयारी करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं उन छात्रों की तुलना में जिनको बहुत ज्यादा जानकारी है। यानी मैं यह भी कह सकता हूं कि किसी विश्वविद्यालय का टॉपर एलटी ग्रेड में हो सकता है कि चयनित ना हो और आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो तो आपका चयन हो जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय का टॉपर बहुत ज्ञानी है और वो कम शब्दों में अपनी बात को लिखने में असफल हो सकता है। और आप कुछ नहीं जानते, आपने केवल उतनी ही बात पढ़ी है, उतनी ही बात सीखी है, वस्तुनिष्ठ लिखना जानते हैं, तो आपका चयन हो सकता है। तो आपको इस तरह से परेशान नहीं होना है कि भाई मैंने तो कभी तैयारी ही नहीं की है, मुझे तो आता ही नहीं है, मेरा तो चयन नहीं हो सकता है। तो आप एकदम से समझ लीजिए कि आपका चयन हो सकता है, टॉपर का चयन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपका नोट्स स्वयं का होना चाहिए। ठीक है, स्वयं का नोट्स होना चाहिए, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी भी गाइड, किसी भी किताब के शब्द प्रश्नों को याद करके हूबहू लिखेंगे, एवरेज मार्किंग होगी, तभी आपका चयन नहीं होगा। अब देखिए, जैसे आदिकाल है तो आदिकाल, भक्तिकाल, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सभी पॉइंट्स का प्रवृत्तियां और विशेषताएं, इन सभी पॉइंट्स की प्रवृत्तियां और विशेषताएं आपको लिखनी होंगी, याद करनी होंगी। इन सभी काल के प्रमुख रचनाकार और प्रमुख रचनाएं, उनके विषय में भी आपसे अगर जब आप लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख सकें। जैसे कोई भी काल का नाम आप जब लेते हैं तो पहले पहल आपके मुख से, जो मान लीजिए मैंने आदिकाल कहा, तो आदिकाल कहते ही सबसे पहले आपके जुबान पे कौन आएगा? विद्यापति आएंगे, चंद्रबरदाई आएंगे, अमीर खुसरो आएंगे। यानी ये 3 लोगों की रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई। आदिकाल कहने पर आदिकाल कहने पर नाथ, जैन, सिद्ध आएगा, यानी इस पर भी सवाल बनने ही बनने हैं। तो जो एकदम मेन पॉइंट है, जो सबसे बड़ा गाटर है, उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए बस, क्योंकि यहां पर किसी रचना विशेष से संबंधित सवाल आपके यहां नहीं पूछा जाने वाला है। अब आदिकाल में पृथ्वीराज रासो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंदायन मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिप्पणी के रूप में, सूफी काव्य भक्तिकाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो जो सिलेबस में लिखा है, जो सिलेबस में लिखा है, उसी पॉइंट को सबसे पहले आप तैयार करेंगे। जैसे रीतिकाल हो गया, अब रीतिकाल की 3 धाराएं हो गई, यानी 3 धाराओं पर सवाल बनेगा। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाओं पर प्रश्न बनेगा।
अब रीतिकाल में अगर देखें तो केशव दास पे 100% सवाल बनना है, चिंतामणि पे सवाल बनना ही है, और इसमें हिंदुओं के सबसे बड़े कवि, उन पर भी सवाल बनना ही बनना है, भूषण पर। तो ये जो प्रमुख रचनाएं रीतिकाल के देखें तो जैसे वर्ण रत्नाकर, सॉरी कवित्र रत्नाकर, उस पर सवाल बनना ही बनना है। केशव की जो रचना है रामचंद्रिका, उस पर सवाल बनना ही बनना है। तो जो बहुत कालजयी रचनाएं हैं उन पे सवाल बनेगा, उनकी प्रवृत्ति विशेषताओं पर सवाल बनेगा, और उस काल के विभाजन पर सवाल बनेगा। जैसे रीति काल में देखें तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, इस पे सवाल बनना ही है कि रीति मुक्त कवि कौन से हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, या उस काल की प्रवृत्तियां बताइए। या आपसे पूछेगा इसमें विभाजन कि इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, अलंकार सिद्धांत है, रस सिद्धांत है, तो प्रमुख अलंकार सिद्धांत की रचनाएं और उनकी विशेषताएं बताइए, या प्रमुख अलंकारवादी आचार्यों के विषय में बताते हुए प्रमुख रचनाओं का वर्णन करिए। तो इस तरह से सवाल आपके यहां प्रवृत्ति, विशेषता और कालजयी रचनाओं से जोड़कर बनाया जाएगा, और ये आपको अभी से ही नोट कर लेना है सवाल चैप्टर वाइज। ठीक है, अब जैसे नई कविता है तो नई कविता की प्रवृत्ति और विशेषता पर 1000% की गारंटी है, यहां से एक सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, दुनिया में कोई भी यह सवाल काट ही नहीं सकता। नई कविता पे सवाल आना तय है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए प्रगतिवाद पे भी एक सवाल आना तय है। तो एकदम से आप की पॉइंट्स बना लीजिए कि किस तरीके से आपकी तैयारी होगी। ठीक है सर, ईएमआरएस हिंदी में क्या हो गया आपका, क्योंकि राइटिंग मेरी खराब है। देखिए आपको बहुत बधाई है कि आपका ईएमआरएस में चयन हो गया है। पूरी टीचर्स एकेडमी टीम के तरफ से आपको बधाई है, और पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। कैसे लिखना है यह भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ईएमआरएस का भी बैच है। तो इस तरीके से अब इसके लिए किताबें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, अच्छा पहले मैं सिलेबस बता देता हूं फिर किताबें बताता हूं। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि कितने घंटे तैयारी करने से होगा आपका चयन। तो प्रतिदिन आप 3 घंटे लिखते हैं। कितना घंटे? 3 घंटा। क्या करना है? 3 घंटा केवल लिखना है। अगर आप रोज नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन आप 3-3 घंटा लगातार बैठकर लिखें। अगर आप 3 घंटे लगातार बैठ के नहीं लिख पा रहे हैं तो मेंस में आपका चयन मुश्किल है। 3 घंटे कम से कम आप लिखिए, तभी कल्याण हो पाएगा। ये एक काम कर लीजिए, लिखना। लिखना का मतलब यह है कि आपकी राइटिंग भले ही खराब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो लिखे हैं वो पढ़ा जाने योग्य होना चाहिए बस। अगर आप पढ़ा जाना योग्य लिखते हैं, उतना आसान होता है कि उसको पढ़ा जा सके, इसका मतलब आपका चयन हो जाएगा। आपका चयन कोई नहीं रोक सकता है। बस आप ऐसा लिखिए कि पढ़ सके, ऐसा नहीं कि केवल खुदा पढ़े या आप पढ़ें। तो 3 घंटा आप कम से कम प्रतिदिन लेखन करिए, और 3 घंटा, अब चाहे वो नोट्स बनाने में 3 घंटा लगा दिए या कोई क्वेश्चन लिखने में 3 घंटा आप लिखिए। पूरे दिन में कम से कम 8 घंटे की तैयारी आपको करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मान लीजिए उनके पास समय नहीं उतना पढ़ने का, तो न्यूनतम आपको 8 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी। कम से कम 8 घंटा पढ़ना है, क्योंकि आपके पास जो भी 120 दिन है उसमें 8 घंटे की तैयारी करनी है, और प्रतिदिन आपको 3 घंटे लिखना है। यानी जो आयोग मानता है कि इतने घंटे में इतना लिखना है, वो आप कैपेसिटी अपना मेंटेन कर सकें। ठीक है, अब इसमें देखिए साथियों, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा, साहित्य और व्यंग। इसमें प्रथम, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रथम और अंतिम रचना, ठीक है, प्रमुख जो आंदोलन है, प्रमुख आंदोलन जो है, ठीक है, और इनकी विशेषता, और इनकी विशेषता, और उन लेखकों का ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब क्या हो गया? जैसे आपसे पूछ ले
कि जो उपन्यास है, नाटक है, इनका कथा वस्तु भी आपको मालूम होनी चाहिए। यानी अगर आपसे सेंट्रल आइडिया के रूप में पूछा जाए तो क्या आप याद रखेंगे कि अगर काव्य से सवाल पूछा जाएगा तो वहां पर आपको भाव और कला पक्ष के आधार पर आप उसका लेखन कर सकें, और अगर गद्य से सवाल पूछा जाए तो कथ्य और शिल्प के आधार पर उसका जवाब आप दे सकें। यानी इन दो दृष्टिकोणों पर आपको सभी सवालों के जवाब लिखने हैं। कहानी आ गया तो उसका कथ्य क्या है, यानी वो किस दौर की कहानी है, कहानी कला के आधार पर उसका आप निर्णय कर सकें। तो कथ्य और शिल्प के आधार पर गद्य का लेखन करना है और काव्य का लेखन भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर करना है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जैसे आ गया कि आत्मकथा लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं या आत्मकथा लेखन के प्रमुख तत्वों के विषय में चर्चा करते हुए दलित आत्मकथाओं को बताइए। तो दलित आत्मकथा अगर आ गई तो दलित आत्मकथा आप बता सकेंगे ये दलित आत्मकथा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे रेखा चित्र है, रेखा चित्र भी ऐसे सवाल बनेगा। अब बात करते हैं यहां पर अगला जो चैप्टर है, हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। अब ये हिंदी के जितने भी रचनाकार एवं रचनाएं हैं, अब यहां रचनाकार रचनाओं का मतलब क्या है, कालजयी रचनाएं। तो जिन भी रचनाओं पे पुरस्कार मिला है या उस दौर की सबसे चर्चित रचना है, उस रचना पर भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कामायनी रचना, कामायनी क्या है, बहुत ही चर्चित रचना है। जयशंकर प्रसाद का नाम लेंगे तो कामायनी आ जाएगा। इसी तरीके से निराला का नाम लेंगे तो राम की शक्ति पूजा का नाम अनायास ही आ जाएगा। तो जो कालजयी रचनाकार और रचनाएं हैं उन पर भी सवाल आपको याद रखना है, पढ़ना है। जैसे प्रेमचंद का नाम लेंगे तो गोदान अनायास ही आपके मुख से निकल जाएगा। तो जितनी भी कालजयी रचनाएं हैं उनको भी आप याद करेंगे। काव्य का स्वरूप और रस से भी संबंधित आपके यहां सवाल पूछे जाएंगे। अवयव भेद छंद दोहा, अब इन सबको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें सिंपल रूप से जो सवाल पूछा जाएगा, इनका भेद पूछा जाएगा, परिभाषा, परिभाषा भेद, व्याकरण में परिभाषा भेद और उदाहरण, बस यही पूछा जाएगा। और इससे बड़े सवाल कम ही पूछे जाएंगे, तो यहां भी टेंशन वाली बात नहीं है। व्याकरण में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आपसे व्याकरण थोड़ा सा कठिन कब होगा, जैसे पूछ लेगा पानी की 5 पर्यायवाची बताइए। अब व्याकरण के लिए आपको क्या करना है, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस में जितने भी सामान्य हिंदी के सवाल पूछे गए हैं वही सवाल आपके यहां हिंदी में भी पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखिए मैं एक बात बार बार कहता हूं कि 99% टीचर आपको नहीं बताते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आप उनके यहां एडमिशन नहीं लेंगे। मुझे इस बात का डर नहीं है, आप मेरे यहां पढ़े या ना पढ़े, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। तो साथियों एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि यूपी पीसीएस मेंस में सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, वहां आपको याद करके लिखना पड़ता, ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछा जाता। तो यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर है वो आपके एलटी ग्रेड मेंस में बहुत सहायता करेगा, व्याकरण वाला खंड। तो व्याकरण वाला पूरा खंड वहां से आप कॉपी करके पढ़ सकते हैं और उसकी पूरी तैयारी भी आपको मैं करवा दूंगा। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास है और इसमें भी क्या करना है साथियों, बीए में जो संस्कृत के सवाल पूछे गए हैं, एक दो विश्वविद्यालय के पेपर बीए के ले लीजिए और उसमें आपके चैप्टर में जो भी रचनाकार हैं उनसे जो भी मेंस के सवाल बनाए गए हैं लगभग वैसा ही सवाल यहां पर भी बनाया जाएगा। बाकी जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण जो है यह इसका लेवल भी कैसा होगा, वही बीए में जो सवाल संस्कृत व्याकरण के पूछे जाते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में या इग्नू में, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी रखा जाएगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहा। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है
इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है साथियों आपको तैयारी करनी है। अब ईएमआरएस का जो मेंस है साथियों, उसकी भी तैयारी टीचर्स एकेडमी करवाता है। क्या करवाता है? टीचर्स एकेडमी करवाएगा मेंस की तैयारी। अब देखिए एलटी हिंदी मेंस की जो बुक्स हैं, जिन किताबों से आपका काम बन सकता है, ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब है। संस्कृत साहित्य का इतिहास आचार्य बलदेव उपाध्याय। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच शब्द बच्चन सिंह। हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी नाटक का इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा रामदरस मिश्र। हिंदी कहानी का इतिहास, आधुनिक कविता यात्रा रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी काव्य का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी। भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान। भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल। विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी आलोचना। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना। और ये रही आपकी यूपीपीएससी की कॉपी, जो आपको अपने पास रखनी ही पड़ेगी। इसी कॉपी में आपको प्रैक्टिस करना है। अब इस कॉपी को आप देखिए किस तरह से है। इस तरह से बॉर्डर आपको मिल जाएगा ऊपर, एक हाशिया इधर मिलेगा, एक हाशिया इधर मिलेगा और एक हाशिया नीचे मिलेगा। तो ये यूपीपीएससी की कॉपी भी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्यिक निबंध गणपति चंद्रगुप्त और चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल। तो ये सारी पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि आपने कोई किताब तो छोड़ी ही नहीं, इसके सिवा और क्या बच रहा है। तो साथियों यहां पर क्वेश्चन फंसाना नहीं है, क्वेश्चन को लिखना कैसे है। और एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आप विभिन्न किताबों की सहायता लेकर अगर लिखेंगे तो अच्छा उत्तर लिखा जाएगा। अगर आप किसी एक किताब, किसी एक गाइड से तैयारी करेंगे और उसके उत्तर लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न जो पूछा जाएगा आसान पूछा जाएगा। सभी लोग उस सवाल का जवाब देंगे, जो सबसे अच्छा जवाब देगा चयन उसका होगा। यह ऑब्जेक्टिव का पेपर नहीं है। आप जानते हैं कि आयोग, अभी से बता दे रहा हूं कि एलटी ग्रेड मेंस का जो रिजल्ट जाएगा उसमें अधिकतम कट ऑफ जो जाएगा वो 55 से 58% जाएगा। यानी जो टॉपर होगा साथियों वो 58% पाके टॉप कर जाएगा। यानी सभी उसका सही जवाब लिखेंगे। कोई भी सवाल आएगा, आदिकाल की प्रवृत्तियां लिखिए, अब इसका जवाब किसको नहीं आएगा, सबको आएगा ना। लेकिन उसका उत्तर जो सबसे अच्छे तरीके से देगा उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, बाकी को पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा नंबर किसको मिलेगा? जो अलग अलग किताबों का रेफरेंस लेके अच्छे कंटेंट को लिखकर और कम समय सीमा में जो पूछा गया है वो लिखेगा, उसको पूरा नंबर मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक नंबर लाना है। बाकी उस सवाल का जवाब तो सब लिख लेंगे, लेकिन सब जो लिखेंगे उनका चयन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हम अधिक से अधिक नंबर लाएं, और तभी हो सकता है ये सभी किताबें आप पढ़ेंगे और उनसे सहायता लेके नोट्स बनाएंगे। ये सारा काम टीचर्स एकेडमी आपके लिए करवाएगा। इन किताबों के माध्यम से आपका नोट्स तैयार करवाएगा, सवाल बताएगा, तैयारी करवाएगा और प्रथम प्रयास में आपका चयन होगा, ये गारंटी हमारी है। यदि आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उस तरह से तैयारी करेंगे तो 100% नोट कर लीजिए, 1000% नोट कर लीजिए कि आपका चयन हो जाएगा, होकर रहेगा। बस आपको 3 घंटे का लेखन कार्य शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये सारा काम आपको मेरे साथ करना है और पहले प्रयास में आपका चयन सुनिश्चित है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप हमसे जुड़े कैसे? तो आपको जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप करना है। नंबर है 96 28 95 95 92 37। यदि आपका एलटी ग्रेड मेंस में किसी कारणवश चयन नहीं होता है, यानी प्री के रिजल्ट में मेंस के लिए आपको नहीं बुलाया जाता है, तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। तो आप अगर बॉर्डर पे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। पहला निःशुल्क मॉडल पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दिया जाएगा।
टेलीग्राम का लिंक किसी वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, हमारे मेंस वाले टेलीग्राम के निःशुल्क ग्रुप पे जाएंगे, जिसमें 57 पेज का पहला मॉडल पेपर यूपीपीएससी की कॉपी के साथ उपलब्ध है। उसको आप लिख के और चेक कर सकते हैं कि आपकी स्थिति अब समय क्या है। तो लगभग सब कुछ मैंने आपको बता दिया, सारा चीज हो गया है। अब आशा करता हूं कि आप सब संतुष्ट होंगे। लगभग 1 घंटे में मैंने आज बताया कि आप तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें कुछ प्रश्नों के जवाब आपको लिखना मैं बताऊंगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। टीचर्स एकेडमी से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करिए 9628959237 पर। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस मेंस का भी बैच शुरू हो गया है, आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देखिए कि टीजीटीपीसी का भी बैच शुरू है, उसमें भी छूट चल रही है, तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए। अभी देखिए एलटी मेंस, केवीएस मेंस, ईएमआरएस मेंस, एनबीएस मेंस, बीपीएससी टीयर 4, डी+बी, टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी 2026, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज झारखंड टीजीटी पीजीटी, ये सभी कोर्सेज उपलब्ध है, आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, ईएमआरएस में भी मेंस राइटिंग करवाएंगे।